हे गाइस, वेलकम बैक टू डेवलप स्पेशल एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में वी विल गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ अशर सिंड्रोम। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट कि अशर सिंड्रोम क्या होता है, और अब हम देखेंगे कि अशर सिंड्रोम के टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं। तो अशर सिंड्रोम 3 तरीके का होता है हमारे पास, दैट इज़ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 अशर सिंड्रोम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास आता है टाइप 1 अशर सिंड्रोम। तो बेसिकली अशर सिंड्रोम में हमें जो प्रॉब्लम होती है वो 3 तरीके के इश्यूज हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम नोट करते हैं वो आते हैं, दैट इज़ हियरिंग इशू, विजन इशू और बैलेंस का इशू। तो अलग अलग टाइप के अशर सिंड्रोम्स के अंदर यही तीनों प्रॉब्लम्स हमें अलग अलग तरीके से होती है। किसी में कहीं विजन ज़्यादा होती है, किसी में हियरिंग ज़्यादा होती है लॉस, या फिर किसी में ये दोनों पहले हो जाती है, या किसी में बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 एक कैटेगरी, टाइप 1 अशर सिंड्रोम वो कैटेगरी है जिसमें प्रोफाउंड लेवल पे डेफनेस होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होगा, फ्रॉम बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को पैदा होते ही बहुत सीवियर लेवल की डेफनेस होगी। मतलब उसको सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और उसको साथ में बैलेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा इशू होगा। लाइक वो उसका डेवलपमेंटल डिले होगा कि वो नेक होल्डिंग वगैरह सब कुछ टाइम पे नहीं सीख पाएगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ हम देखते हैं और वो अशर सिंड्रोम में ही का ही पेशेंट होता है, तो हम उसे टाइप 1 कैटेगरी में डालते हैं। प्लस इनमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, अपनी एज में जैसे जैसे बढ़ता रहता है, तो उसको विजन लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। और अशर सिंड्रोम में क्या होता है, हियरिंग एड भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। मतलब इनमें क्योंकि ज़्यादा हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, प्रोफाउंड लेवल पे इसमें लिखा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर ही है ये। तो हियरिंग एड भी इसमें अगर हम पेशेंट को देंगे ताकि उनकी हियरिंग नॉर्मल हो जाए, तो शायद ही वो काम करेगा उन पेशेंट्स के ऊपर। अदरवाइज उनके ऊपर हियरिंग एड से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ़ अगर हम टाइप 1 या किसी भी टाइप के अशर सिंड्रोम को जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर लेंगे, तो जल्दी डायग्नोसिस मतलब अर्ली इंटरवेंशन। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम अगर हम इन बच्चों के साथ करते हैं प्लान, तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग इस किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन भी इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिटिंग में, वॉकिंग में, एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती है अशर सिंड्रोम की वजह से ही, क्योंकि बैलेंसिंग का भी इशू है, विजन लॉस भी है, हियरिंग लॉस भी है। तो ये सारी चीज़ें भी लैक कर जाती हैं। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लाइक से कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बच्चों को 1 साल या 2 साल में ही डिटेक्ट कर लिया है कि उसको अशर सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई कुछ ही सिम्टम्स होंगे, लाइक उसके अंदर या तो हियरिंग लॉस ही होगा, या तो उसमें विजन लॉस ही होगा, या बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें दोनों ही लॉसेज एक साथ होते हैं। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि अगर हियरिंग लॉस है तो हम उसको दिखाकर कोई चीज़ सिखा सकते हैं, टॉयज़ के थ्रू या फिर प्रैक्टिकली दिखाकर हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। अगर हमें 1 साल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा इतना कि बच्चा कैपेबल हो जाए कि किसी चीज़ को वो लर्न कर सके। उसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन इन्हें एडीएल सीखने में भी मदद करता है। जो उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होती है, एडीएल्स, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। तो टाइप 1 को सिर्फ हमने इन्हीं 3 तरीके की कैटेगरी पे डिपेंड करके हमने इसको डिवाइड किया है कि इनके अंदर हियरिंग लॉस कब होता है, विजन लॉस कब होता है, साथ में इनका बैलेंसिंग इशू किस स्टेज में जाकर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट आता है वो आएगा टाइप 2 अशर सिंड्रोम। तो टाइप 2 अशर सिंड्रोम में कौन सी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, इसमें वो सारे बच्चे इंक्लूड होंगे जिनकी जो हियरिंग लॉस होगी वो मॉडरेट से सीवियर लेवल की होगी। मतलब वो मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। अब मतलब वो प्रोफाउंड से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि प्रोफाउंड तो मतलब एक तरीके से टोटली डेफ ही हो गए, लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे भी हो सकता है हियरिंग लॉस। ये डिपेंड करेगा कि बच्चे को कितनी इसमें लैकिंग है। बाकी इनके अंदर कोई बैलेंसिंग इश्यूज नहीं नोट किए जाते टाइप 2 अशर सिंड्रोम में, इनका बैलेंस नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर इनके अंदर मॉडरेट लेवल की हियरिंग लॉस होगी तो उसको हम हियरिंग एड, हाई पावर की हियरिंग एड देकर उनकी हियरिंग एबिलिटी को हम, कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि इसमें हियरिंग एड जो है वो इफेक्टिव है। प्लस इस केस में जो विजन लॉस वाली प्रॉब्लम आती है वो सब कब से स्टार्ट होती है, एडोलेसेंस पीरियड से स्टार्ट होती है और अर्ली चाइल्ड अडल्टहुड तक रहती है। एडोलेसेंस पीरियड यानी कि
10 से ऊपर ऊपर वाली एज, मतलब 10 साल से ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं उस एज में आने के बाद उनकी विजन लॉस होनी स्टार्ट होती है। 10 साल तक उनको दिखाई देता है, सिर्फ सुनने में प्रॉब्लम होती है, बट 10 साल के बाद उनको विजन में भी इश्यूज हो जाते हैं। और बैलेंस में तो कोई इश्यूज में देखा ही नहीं गया है। तो ये थी हमारी टाइप 2 कैटेगरी, जिसमें हियरिंग लॉस बचपन से ही होगा, बट मॉडरेट टू सीवियर लेवल, डिपेंड करेगा कि बच्चे को किस तरीके का है। बैलेंसिंग में इशू नहीं होगा, और साथ में उसको एडोलेसेंस के बाद, मतलब 10 साल की उम्र के बाद उसको विजन लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ अशर सिंड्रोम आता है, दैट इज टाइप 3 अशर सिंड्रोम। इन टाइप 3 अशर सिंड्रोम में क्या होगा कि जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल हियरिंग होगी उनकी जब वो पैदा होंगे, मतलब जन्म के साथ ही उनको हियरिंग लॉस नहीं होगा। जब वो पैदा होंगे तो उनकी नॉर्मल हियरिंग लॉस होगा, मतलब हियरिंग उनका नॉर्मल होगा, बिल्कुल सब कुछ सुनाई देगा उन्हें। और जैसे जैसे वो एडोलेसेंस की पीरियड में बढ़ते जाएंगे, मतलब 10 से 12 साल की उम्र में, जैसे कि हमने टाइप 2 में देखा था कि वो एडोलेसेंस में बढ़ रहे थे, उनकी विजन लॉस हो रही थी, ऐसे ही टाइप 3 में क्या होगा, जैसे वो एडोलेसेंस पीरियड में जाएंगे, मतलब 10-12 साल के बच्चे होंगे, उस टाइम पे उनको हियरिंग लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अर्ली एडल्टहुड तक के पीरियड में उनको होनी ये स्टार्ट हो जाएगी। साथ में प्रोग्रेसिव विजन लॉस बिगिन इन द एडोलेसेंस पीरियड टू अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि उनको विजन लॉस भी एडोलेसेंस में, लाइक 10-12 साल तक वो नॉर्मल लाइफ जिएंगे, 10-12 साल के बाद उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगेगी, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम, साथ में विजन लॉस की प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस इन द सेंस की रात को दिखना कम हो गया है बट दिन में ठीक दिखाई दे रहा है। प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्यूबर्टी मतलब हमारी 11 से 18 साल तक की एज होती है, जिसमें रात को हमें दिखना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो पर्सन होगा वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, लाइक 20 से ऊपर अगर वो आ गया है तो उस केस में वो लीगली ब्लाइंड हो जाएगा, मतलब अब उसकी विजन एकदम विजन खत्म हो जाएगी, और जो हियरिंग होगी वो धीरे धीरे करके उसकी डेवलप, मतलब और ज़्यादा लूज होती रहेगी, हियरिंग लॉस उसको होता रहेगा और ज़्यादा जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा। बट ये डिपेंड करेगा कि हियरिंग लॉस कम्प्लीटली हियरिंग लॉस होगा या फिर पार्शियल होगा, ये सब डिपेंड करेगा उसके कि पेशेंट का लेवल कितना है अभी इस टाइम पे सुनने का। और बैलेंसिंग भी डिपेंड करेगी कि पेशेंट में है या नहीं है उसका कोई इशू, बाकी इसमें बैलेंस का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। बस टाइप 3 सिंड्रोम में यही होगा कि बचपन में बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंट होगा उसका, लेकिन 10 साल के बाद वाली एज में क्या होगा, धीरे धीरे उसको विजन और हियरिंग दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसकी वजह से वो डेफ ब्लाइंड हो सकता है। तो अशर सिंड्रोम में यही होता है कि ये डेफ ब्लाइंडनेस का ही एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें डेफ ब्लाइंडनेस हो सकती है किसी भी पेशेंट को, जिसमें एक एक करके हमें या तो हियरिंग लॉस होगा या विजन लॉस होगा या दोनों ही एक साथ लॉस होंगी, या तो धीरे धीरे कर करके एक स्टेज बाद हमारा पूरी तरीके से दिखना और सुनना सब कुछ बंद हो जाता है। तो इस केस में हियरिंग एड या किसी भी टाइप के एड्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं अशर सिंड्रोम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।